नमस्ते दोस्तों, लॉकडाउन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इनके पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न बहुचयनात्मक। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा भारत। फर्स्ट पर चीन और सेकंड पर भारत। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है, कहाँ पर करता है सबसे बड़ा जनसमूह निवास? दूसरे प्रश्न का आंसर है एशिया। कहाँ करता है? एशिया में सबसे बड़ा जनसमूह है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में निवास करता है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निवास करता है पहला बांग्लादेश, भारत, चीन, ताइवान में से आंसर आएगा बांग्लादेश। जनसंख्या घनत्व में देखिए प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, मिस्टेक को सुधार लेते हैं। जनसंख्या घनत्व में कार्पिक नहीं है, ये कारिक जनसंख्या घनत्व है। तो इसका आंसर होगा जनसंख्या घनत्व का कारिक जनसंख्या घनत्व का आंसर है कुल जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्र का भाग देते हैं, यानी कि कुल जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ? तो इसका आंसर आएगा यूरोप। 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 और विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो आंसर आएगा 781.8 करोड़। तो ये उत्तर हमारा देख लीजिए। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2013 में विश्व की जनसंख्या थी 714 करोड़। तो उत्तरी अमेरिका में अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या सर्वाधिक संकेंद्र किस प्रदेश में है? तो उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या सर्वाधिक संकेंद्र प्रदेश उत्तरी पूर्वी भाग महान झील प्रदेश। तो उत्तरी अमेरिका का मानचित्र देखिए इस प्रकार है। तो इसका महान झील प्रदेश यहाँ पर है, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्र निवास करता है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या? तो इसमें आंसर आएगा 85%, यानी कि ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में कितना 85% और दक्षिण में कितना 15% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रवास के कारण किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है? तो प्रवास के कारण जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। विगत 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितना गुना बढ़ी? तो इसमें आंसर आएगा 13 गुना। 1650 से लेकर के 2015 की समयावधि तक 350 साल हो जाते हैं, इसमें वृद्धि हुई है 13 गुना। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत में कौन सी अवस्था है? तो इसमें तृतीय अवस्था में। देखो जनसंख्या संक्रमण अवस्था की 4 अवस्थाएं बता रखी है, और इन चारों अवस्थाओं में भारत कौन सी अवस्था में है? तीसरी अवस्था में है, यानी कि जो विकासशील देश हैं वो लगभग सभी तीसरी अवस्था में है, थर्ड अवस्था में, और विकसित देश चतुर्थ अवस्था में, अल्प विकसित हैं जो सेकंड अवस्था में, और जो बहुत ही पिछड़े हुए देश हैं वो प्रथम अवस्था में, जो अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं। जनसंख्या के वितरण को अब आता है प्रश्न लघु उत्तरात्मक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण जैसे कृषि, खनिज, नगरीय उद्योग, परिवहन, प्रारूप शामिल। विभिन्न क्षेत्रों में कृषि आदर्श होने की भोजन प्राप्त हेतु फसलों का सुलभता होती है, यहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है, जबकि विपरीत स्थिति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलती है। खनिजों की सांद्रता अधिक जनसंख्या को, जबकि विरलता कम जनसंख्या वितरण हेतु उत्तरदायी होती है। क्षेत्र में नगरीय स्थिति से उद्योगों की संख्या और स्थिति की जनसंख्या में अधिक वितरण को दर्शाता है। इसका विपरीत स्थिति वाले सिद्धांत को विरलता से दर्शाते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की प्रमुख विधियों को सूत्र द्वारा बताइए। तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की विधियां गणितीय भी जनघनत्व, आर्थिक जनघनत्व, कायिक जनघनत्व, कृषि और पोषण, ये 4 प्रकार के जनघनत्व होते हैं। पहला देखिए गणितीय जनघनत्व, जिसमें किसी राष्ट्र क्षेत्र की कुल जनसंख्या में किसका भाग देते हैं, संबंधित राष्ट्र क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल का। तो जनसंख्या बटा जनसंख्या भाग कुल क्षेत्रफल, तो इसमें कुल जनसंख्या आएगा, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। तो ये क्या निकल के आ जाता है, गणितीय घनत्व। जो अपने किताबों में घनत्व लिखा होता है वो गणितीय घनत्व ही होता है। जो भारत का कितना है 382 और राजस्थान का कितना है 200। आगे अगला घनत्व दे रखा है आर्थिक घनत्व। इसमें कुल जनसंख्या का कुल संसाधनों का भाग देते हैं। कुल जनसंख्या में किसका भाग देते हैं, कुल संसाधनों का। कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या में किसका भाग देते हैं, कृषि भूमि योग्य, जिस भूमि पर कृषि करने योग्य होती है उस भूमि का क्षेत्रफल निकाल करके उसका भाग देते हैं। अगला कृषि घनत्व, इसमें कृषक जनसंख्या यानी कि कृषि में कार्य करने वाली जनसंख्या में किसका भाग देते हैं, कृषि के क्षेत्रफल का। ये देखिए कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग देते हैं। अगला है पांचवा है पोषण घनत्व है। तो ये पोषण घनत्व देख लीजिए क्या है, पोषण घनत्व जनसंख्या में किसका भाग देते हैं, भोजन फसलों का क्षेत्रफल, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल यानी कि खाद्यान्न जो फसलों का क्षेत्रफल है उनका भाग देते हैं। तो पोषण घनत्व निकल के आ जाता है। थोड़ा सा एक कार्य घनत्व और कृषि घनत्व में अंतर यह है कि कार्य घनत्व में कुल जनसंख्या में भाग देते हैं और इसमें कृषि घनत्व में कृषि में संलग्न जो जनसंख्या होती है कृषक जनसंख्या उसका भाग दे देते हैं। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस अवश्य याद रखिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में जनसंख्या संकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। उत्तर देखिए, विश्व में संकेंद्रित जनसंख्या का मुख्यतः उन क्षेत्रों में अधिक हुआ है जहाँ जलवायु की स्थिति में अनुकूल, उपजाऊ मृदा, सुगम जल उपलब्धता, परिवहन सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त है। ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः नदी घाटी, निर्मित मैदानी क्षेत्र, झील समूह आदि में जहाँ अनुकूल जलवायु होती है, मनुष्य रहने योग्य क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक मिलता है। अधिक जनसंख्या संकेंद्रण है चीन के सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग नदियों के मैदानी भागों में, भारत के गंगा यमुना का मैदान में, पाकिस्तान के सतलज सिंधु के मैदान में, जापान के क्वांटो के मैदान में, उत्तरी अमेरिका के 5 झील समूह है, मिशिगन और ओंटारियो, ह्यूरन, सुपरिया, ईरी, इन झीलों के समूह के आसपास अधिक। इंडोनेशिया के आदर्श स्वरूप वाले द्वीपों में, बांग्लादेश की नदी निर्मित मैदानों में, अफ्रीका के नाइजर और घाना क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक मिलता है। तो ये अवश्य याद रखिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पहले 20 लोग रह रहे थे, अब 10 साल के अंतराल पर कितने लोग बढ़ गए, यहाँ पर मान लीजिए 30 हो गए, तो कितनी वृद्धि हुई, 10 लोग प्लस हो गए। तो ये 10 लोग क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में, ये 3-4 भौगोलिक शब्दावलियाँ याद रखिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए और उसमें जो परिवर्तन होता है, जो जनसंख्या वृद्धि होती प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। जैसे माना कि ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर 20 लोग रह रहे थे और 10 साल में इसकी जनगणना की है तो यहाँ पर 15 मिले, तो
5, ये क्या हुई, जनसंख्या वृद्धि। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रारूप में हो सकती है, किंतु वर्तमान में विश्व का अधिकांश देशों में धनात्मक परिवर्तन का स्वरूप ही अधिक देखने को मिला है। जनसंख्या वृद्धि की कुल संख्या और प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें कुल जनसंख्या को भी अभी देखोगे, ये 30 का 10 कितना परसेंट है, लगभग 33%। तो 20 का 10 कितना हो गया, 50%। तो यहाँ पर कितने परसेंट वृद्धि हुई है, 50% वृद्धि हुई है। तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितने परसेंट, यहाँ पर लगभग 33% कमी हुई है। तो ये आजकल जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है वो कम देखने को मिली है, लेकिन फिर भी जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इसमें कुछ देशों की जनसंख्या कम होगी। जैसे अमेरिका में बहुत सारे लोग इस महामारी की चपेट में आ गए हैं, तो वहाँ जनसंख्या कम होगी तो ऋणात्मक देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी जनसंख्या कम नहीं होगी तो ऋणात्मक देखने को मिल सके। 1921 का जो वर्ष जनगणना कर रहा है उसमें जरूर जनसंख्या ऋणात्मक देखने को मिली है। अगला आगे दे रखा है, जनसंख्या कुल वृद्धि तथा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत जनसंख्या वर्ष तथा जनगणना की जनसंख्या में परिवर्तन वर्तमान वर्ष और जनगणना की संख्या में घटाया जाता है, वृद्धि स्पष्ट की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अवश्य याद रखिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत अवस्थाओं का वर्णन कीजिए और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ और पंचम अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में देखिए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, इस प्रकार का इसका चित्र बनता है। इधर समय होता है, इधर वृद्धि दर होती है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो प्रथम अवस्था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो प्रथम अवस्था में देखिए जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, दोनों उच्च रहती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर मंद होती है। जब दोनों ही उच्च रहती हैं, जितने जन्मते हैं उतने ही मरते हैं, तो ये जनसंख्या वृद्धि, जब दोनों ही जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहती हैं तो जनसंख्या मंद गति से वृद्धि होती है। विश्व में इस प्रकार की अवस्था वाले देश कहाँ जीवन निर्वाह कृषि कार्य करते हैं और अफ्रीका के अधिकांश देश इसी में शामिल होते हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर क्या होती है, गिरती हुई। दोनों ही उच्च रहते हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है वो गिरती हुई अवस्था में मिलती है। तो इसमें भी अफ्रीका के कुछ देश आते हैं और अल्प विकसित देश आते हैं, जहाँ पर चिकित्सा सेवाएं की उपलब्ध हो चुकी हैं और मरने वालों की संख्याओं को बचा लेते हैं और जन्म दर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर लगभग जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है। प्रथम अवस्था की बजाय तो जनसंख्या वृद्धि दर होती है। तृतीय अवस्था में इस अवस्था में जन्म दर उच्च रहता है, इसमें जन्म दर उच्च और मध्यम मृत्यु दर कैसी रहती है, मीडियम, यानी कि तृतीय अवस्था में मध्यम मृत्यु दर और उच्च जन्म दर रहता है। तो यहाँ जनसंख्या तीव्र बढ़ती है। इसको जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि उदाहरण के द्वारा देखते हैं हम, जन्म दर कितना है 50 और मृत्यु दर कितना है 20, तो बच कितने गए 30 लोग यहाँ पर जीवित बच रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर होगी। प्रथम अवस्था में 50 ही जन्मे 50 ही मर गए तो कुछ नहीं, और इसमें द्वितीय अवस्था में जैसे 50 जन्मे और 40 मरे तो 10 बचे, तो इसमें जनसंख्या मंद गति से वृद्धि हो रही है। तृतीय अवस्था में भी जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। चतुर्थ अवस्था देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न मिलती हैं। चतुर्थ अवस्था में जन्म लेने वाले भी 10 और मरने वाले भी लगभग 9 या 8, तो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम होती है। पंचम अवस्था है, देखो तृतीय अवस्था में विकासशील देश आते हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे, और श्रीलंका, नेपाल। पंचम अवस्था में इस अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होते हैं। ऐसी अवस्था जनसंख्या घट जाने का कारण डर बना रहता है। इस अवस्था में आने वाले राष्ट्रों की मानव शक्ति कमजोर
हो सकती है। अगर वहाँ जन्मेंगे नहीं और नहीं मरेंगे तो आने वाले समय में वह जनसंख्या घट जाएगी। तो ऐसे देश कहाँ मिलेंगे? यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश, नॉर्वे, स्वीडन, ऐसे देश जो अति विकसित देश हो चुके हैं, उनमें ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। तो आने वाले समय में वहाँ मानव शक्ति के रूप में कमज़ोर साबित हो सकते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट है, इसको अवश्य लिख लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वालों की व्याख्या कीजिए, कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इस लेसन में से संभावना निबंधात्मक प्रश्न यानी कि 4 नंबर का जो वार्षिक एग्जाम में प्रश्न आता है उसकी संभावना बनती है। तो ये यहाँ पर बड़े प्रश्न याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये बड़ा प्रश्न है, घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए नीचे चार्ट बना करके इसमें दे रखा है, तो ये चार्ट कंटेस्ट कर लीजिए। पहला भौतिक कारक, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तीसरा आर्थिक कारक। भौतिक कारक में स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक में धर्म और संस्कृति। आर्थिक कारक खनिज, नगरीय, औद्योगिक। ये कारक क्या करते हैं? जनसंख्या को, घनत्व को प्रभावित करते हैं। यानी कि जहाँ जैसे पहला ही कारक लेते हैं, आगे इनका विस्तार दे रखा है, वहाँ देखते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन आगे। भौतिक कारक, भौतिक कारकों में स्थिति, जल उपलब्धता, जलवायु और मृदा शामिल की गई है। तो आइए पहले देखते हैं स्थिति। स्थिति किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है? स्थिति जनसंख्या वितरण और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी है। वो लोग समतल मैदानों में मंद ढालों पर बसने की प्राथमिकता देते हैं। कोई भी रहना चाहता है तो समतल या मैदानों में रहना पसंद करता है। कोई पर्वतीय पठारी क्षेत्र में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ परिवहन का विकास बाधक होता है, कृषि और औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटी क्षेत्र, जैसे कि भारत में सिंधु सरस्वती जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नदी घाटी क्षेत्रों में मिलती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। तो ये बहुत सारी सभ्यताएं प्राचीन समय में जनसंख्या के केंद्र का कारण बनती है। अगला जो टॉपिक है जलवायु। जलवायु भी अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलों में कठोर जलवायु होने के कारण मानव बसाव असुविधाजनक है, वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता है, इसलिए जनसंख्या कम पाई जाती है। अधिक वर्षा विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय सुखद जलवायु के कारण प्रारंभिक काल से ऐसे अनुकूल जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं कि मृदा किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा जहाँ कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, ताकि क्योंकि वे मृदा गहन कृषि का आधार बनती है। अगर अच्छी मिट्टी मिलेगी, उपजाऊ मृदा होगी, तो वहाँ पर कृषि कार्य अच्छा होगा, जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। और उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ क्षेत्रों में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा, वहाँ जनसंख्या निम्न मिलेगी, जनसंख्या घनत्व भी कम मिलेगा। आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं? खनिज, नगरीय, औद्योगिकरण के द्वारा। पहला देखिए खनिज। खनिज जमाओं में युक्त क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती हैं, अतः कुशल और अकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका के टंग का तांबा पेटी क्षेत्र इसका अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि खनिज क्षेत्रों के आसपास उनके मजदूर, श्रमिक और कुशल अकुशल श्रमिक और उनके उद्योगपति जो खनन कार्य करते हैं, उनके यातायात के साधन, बस्तियां बस जाती हैं और जनसंख्या घनत्व को बढ़ावा देती हैं। नगरीकरण, नए रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन, अच्छी और नगरीय सुविधाएं तथा नगरीय जीवन का आकर्षण बनाती है। तो नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है क्योंकि वहाँ सुविधाएं ज़्यादा होती है। अगला पर आगे दे रखा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण किस प्रकार प्रभावित करता है, आइए देखते हैं। औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। केवल कारखानों की श्रमिक ही नहीं, वहाँ परिवहन और परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने
वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक औद्योगिक उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ क्षेत्र है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं जनसंख्या घनत्व? कुछ धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों में को छोड़ करके चले जाते हैं और जहाँ सामाजिक राजनीतिक अशांति होती है। सबको शांति अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ रहना, सुख से रहना आसान रहता है। कई बार सरकारें भी लोग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चले जाने के लिए प्रोत्साहन करती है क्योंकि वहाँ पर आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व जनसंख्या को वर्गीकृत कीजिए, यानी कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार विश्व को विभाजित करता है। तो ये प्रश्न देख लीजिए, ये भी जनसंख्या घनत्व संबंधित ही है। जनसंख्या विश्व की जनसंख्या घनत्व प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को दर्शाता है। विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण अधिक मिलता है, जनघनत्व भी अधिक मिलता है। संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का घनत्व स्तर भारी विषमताओं को दर्शाता है। विश्व की कहीं भी जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति किलोमीटर को मिलता है, तो कहीं पर 1 तो कहीं पर 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए कितनी भिन्नता है। कहीं पर तो 1 किलोमीटर में 1 व्यक्ति मिल रहा है और कहीं पर 1 किलोमीटर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप ताज्जुब करोगे। कुछ मुख्य भागों में बांटा रखा है। पहला भाग अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, चौथा है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र और पांचवा है प्राय जनविहीन क्षेत्र। तो इन पांचों को विस्तार से देखते हैं। पहला देखते हैं अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिसमें जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रह रहे हों। कितना? 250 व्यक्ति से अधिक शामिल किए गए। 3 समूह आते हैं इसमें, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। तो ये विश्व के 3 भाग आते हैं। आगे मानचित्र भी आएगा, उसमें मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि ये स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। इसके अलावा एशिया के सागर तटीय भागों में यूरोप की औद्योगिक पेटी की जनसंख्या अधिक मिलता है। दूसरा अधिक जनघनत्व, तो यहाँ कितने? 101 से 250 तक, 101 से 250 तक जहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं वो अधिक जनघनत्व में आते हैं। तो राजस्थान में 250 है तो वो अधिक जनघनत्व में आएगा। इस श्रेणी में शामिल किया गया है मुख्यतः अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप, मध्यवर्ती अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तटवर्ती भाग के तटीय भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इनको मानचित्र में देखिए और उन स्थानों को दर्शाने की कोशिश कीजिए। तीसरा जो क्षेत्र है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, तो इसमें आएगा 11 से लेकर के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ये वर्ग अवश्य याद रखिए इनको। इसमें उत्तरी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान आते हैं। इसमें अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी, मरुस्थलों के निकट कृषि क्षेत्र का शामिल किए जाते हैं। कम जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ 6 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये सूडान, लीबिया, मालागासी, कनाडा, उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, पश्चिमी साइबेरिया, बोर्निया। इनको मानचित्र में देखने की कोशिश कीजिए, एटलस में देखिए, ढूंढिए और नहीं मिले तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको बताऊंगा कि ये स्थान कहाँ पर स्थित है। 5वां नंबर है प्राय जनविहीन, यानी कि वहाँ पर जन शून्य क्षेत्र मिलता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कितना? 5 से भी कम, यानी कि न के बराबर प्राय जनविहीन क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। विश्व के स्थलीय भाग में 70% भाग ऐसे ही हैं। इसी वर्ग में आते हैं टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, अति उष्ण, अति शुष्क मरुस्थल, उच्च पर्वतीय प्रदेश शामिल किए जाते हैं। मिलने के कारण जनसंख्या घनत्व वर्गीकरण प्रतिरूप में निम्नलिखित चित्र के द्वारा। आगे चित्र भी देखा है, देखिए ये चित्र जो बिल्कुल ब्लैक क्षेत्र है, आपको बताया था पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये क्षेत्र आता है पहला। दूसरा पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी यूरोप,
दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी और उत्तरी पूर्वी अमेरिका। तो तीसरा क्षेत्र यह आता है जो अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं, जहाँ से 250 प्लस यानी 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करते हैं। आगे है अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या वृद्धि की विवेचना कीजिए। तो विश्व जनसंख्या वृद्धि की विवेचना, विश्व जनसंख्या वृद्धि प्रादेशिक विषमताओं को दर्शाती है। पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। तब से ही विश्व की जनसंख्या निरंतर परिवर्तन होता रहा है। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन में मुख्यतः निम्नलिखित हैं। पहला जो काल दे रखा है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यानी कि इन कालों में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार देखी गई है, या ये देखते हैं आगे। प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार वृद्धि हुई है। इस काल का प्रारंभ क्या था। प्रारंभ में भोजन संग्रहण, आखेट यानी कि शिकार, ठीक है, भोजन संग्रहण, आखेट भोजन संग्रहण पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर होता था और महाद्वीपों पर बर्फ के कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी एशिया के मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। और अमेरिका की भूमि पर मानवीय स्थिति के कारण पृथ्वी पर लगभग 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर के 15,000 वर्षों के उपरांत कितने हो गए, 53 लाख हो गए। 33 लाख के 15,000 वर्षों में बढ़कर के कितने हो गए, 53 लाख। देखो जो जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो काफी मंद है। इस समय जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था, 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा काल आता है प्राचीन काल, आज से लगभग 6,000, कितने, 6,000 सीमित भागों में मनुष्य के कृषि पशुपालन आरंभ किया गया है। इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका है और नदी घाटी कृषि के साथ नगरीय विकास प्रारंभ हुआ है। इस काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी, 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान लगाया है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी और रोमन साम्राज्यों, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता का विशाल जनसमूह क्षेत्र में इसमें देखा गया। तो ये प्राचीन काल की बात है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का भी उल्लेख मिलता है। वहाँ कितनी थी जनसंख्या, 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान है। अब देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में कितनी थी, 700 ईसा से 1650, 700 से 6ठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य। 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी, 55 करोड़। इस जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही है, किंतु कुछ क्षेत्रों में अधिक रही है। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी, युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी आई है। आधुनिक काल, 17वीं शताब्दी के मध्य आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी से विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी और 1750 में बढ़कर के 72 करोड़ हो गई है और 1850 में दोगुना वृद्धि हुई है, 133 करोड़ हो गई है। और 1950 में विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ थी और 2000 में सन 2000 में कितनी थी, 610 करोड़। 2013 में 714 करोड़। ये 714 करोड़ अवश्य याद रखिए 2013 में। निम्न अनुसार है जनसंख्या वृद्धि। आगे सारणी विधि रखिए प्रत्येक वर्षवार। ये देखिए पहली सारणी में 10,000 ईसा पूर्व BC 50 लाख। 10,000 ईसा पूर्व कितने थे, 50 लाख। उसके बाद 1 ईस्वी में कितने थे, 2,000 लाख। 1,000 में 3,000 लाख। एक 1,000 में कितना, 3,000 लाख। 1750 में 8,000 लाख। 1850 में 100 करोड़ और 1930 में 200 करोड़। 1962 में 300 करोड़। 1975 में 406 करोड़ और 1987 में 500 करोड़। देखिए 1930 के बाद बढ़ने का क्रम काफ़ी तीव्र गति से है और 1850 के बाद
धीरे धीरे बढ़ती हुई है। और यहाँ 19वीं सदी 20वीं सदी में आने के बाद 18वीं सदी में आने के बाद तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती हुई है। आगे सारणी दे रखी है कि 1999 में 600 करोड़, 2000 में 610 करोड़, 2010 में 710 करोड़। ये विश्व की जनसंख्या है, अवश्य याद रखिए विश्व की जनसंख्या है। 2013 में 714 करोड़, एक तो ये अवश्य याद रखिए आंकड़ा। 2015 में 720 करोड़ और 2025 में 781 करोड़। यह अनुमानित है, नीचे लिखा हुआ है संभावित जनसंख्या स्टार लगा हुआ है। और ये 2050 में 903 करोड़। तो ये जनसंख्या संभावित है 2025 वाली और 2009 वाली। आगे जो 2 प्रश्न दे रखे हैं ये आरेख वाले प्रश्न है। दो 1650 से 2000 तक विश्व जनसंख्या वृद्धि का आरेख। ये देखिए 1650 और यहाँ पर 2000। तो 1650 में कितनी थी? 100 करोड़ से कम। फिर 1750 में उससे थोड़ी ज़्यादा। फिर 1850, 1930, 1962, 1975, 1987, 1999 और 2000। तो आरेख बढ़ते क्रम में देखिए। इसके बाद आरेख तीव्र गति से बढ़ रहा है 1930 के बाद। तो आरेख बना लीजिए। लास्ट प्रश्न है आज का जो मानचित्रों से संबंधित है। विश्व जनसंख्या घनत्व को बताइए, जो पहले भी आ चुका है। तो देखिए पहला क्षेत्र, दूसरा और तीसरा ये अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं जहाँ 250 से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, होमवर्क कर लीजिए और बराबर मुझे इसके जो होमवर्क को मेरे व्हाट्सएप पर भेज करके चेक कराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक यू वेरी मच।